हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे खाद और उर्वरकों की। इससे पिछली क्लास में हमने पोषक तत्वों की बात की थी और उन पोषक तत्वों की आपूर्ति खाद और उर्वरक से की जाती है। खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग चीजें हैं। उर्वरक जो दिए जाते हैं वो 3 प्राथमिक पोषक तत्व NPK के लिए दिए जाते हैं, जबकि खादें जो है वो प्राथमिक पोषक तत्व तो आपूर्ति करती ही करती है, इसके साथ के साथ विभिन्न प्रकार के द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आपूर्ति करती है। खादें मृदाओं की भौतिक दशा को सुधारती है। खादें ज्यादा गुणकारी होती है। खादें मृदा में विभिन्न प्रकार के माइक्रो फ्लोरा फौना को की वृद्धि को बढ़ाती है, जैव उर्वरक के एजेंट को बढ़ाती है और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ाती है, जो कि जड़ों के विकास के लिए और ज्यादा लाभदायक होती है, पादप वृद्धि के लिए ज्यादा गुणकारी रहती है। तो अब हम पहले उर्वरकों से पहले खादों की बात करेंगे। और वैसे भी जो है खाद और उर्वरक का तो सीधी सी बात है, खादें जो है कार्बनिक होती है, उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। हालांकि उर्वरकों में एक आध उर्वरक ऐसे हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये सब रासायनिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं, ये औद्योगिक उत्पाद है उर्वरक। रासायनिक पदार्थ है उर्वरक, ये औद्योगिक उत्पाद है उर्वरक, ये बाजार में खरीदे जाते हैं उर्वरक। जबकि खादें कार्बनिक पदार्थ है, 100% कार्बनिक पदार्थ है, जो भूमि की भौतिक दशा को भी बहुत अच्छी सुधारते हैं और इनको फार्म पर ही, खेत पर ही बनाया जाता है। ये फसल अवशेषों से, गोबर से और आपके केंचुओं की सहायता से और सड़ाने की प्रक्रिया से विकसित की जाती है। तो हम उर्वरक चालू करेंगे, उसके पहले पहले खादों की बात करेंगे और फिर उर्वरकों पर हम आएंगे। मैं उर्वरक जो खाद जो शब्द है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, खाद जो शब्द है, ये वर्ड जो है, इसको हिंदी संस्कृत का शब्द खाद्य पदार्थ, खाद्य, फूड, फूड, फूड से बना है खाद्य और खाद से बना है खाद। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में खाद को बोलते हैं मेन्योर। क्या बोलते हैं? मेन्योर। मेन्योर बोलते हैं MANURE, मेन्योर। और ये मेन्योर कहां से बना है? मेन ओ एवरर, मतलब आदमी को हमेशा के लिए बनाए रखने वाला, मेन ओ एवरर, आगे बनाए रखने वाला। और जितनी भी खादें होती है वो सारी कार्बनिक होती है, कार्बनिक पदार्थों से बनती है। ये चाहे तो पशुओं का मलमूत्र होता है या अवशेष होते हैं या फिर फसलों के अवशेष होते हैं। कुछ खादें उद्योगों के उत्पाद, सह उत्पादों से भी बनाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ हो सकती है, जैसे गन्ने की फैक्ट्री से मिलने वाला उत्पाद है, इस प्रकार के कुछ सह उत्पादों से भी मिलती है और ये सब खादें होती है। ये सारी कार्बनिक होती है। क्या होती है? कार्बनिक होती है। एक बात यहां पर विशेष रूप से स्पष्ट की गई है कि दो उर्वरक ऐसे हैं, दो रासायनिक उर्वरक ऐसे हैं जिनमें कार्बन तत्व पाया जाता है, कार्बन एलिमेंट पाया जाता है, इसलिए इनको कार्बनिक उर्वरक कहते हैं। है तो उर्वरक, पर कार्बनिक उर्वरक है क्योंकि इनमें कार्बन पाया जाता है। मोटे तौर पर कई प्रकार का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे खादों का। मोटे तौर पर हम सबसे पहले खादों को दो भागों में बांट रहे हैं। यहां पर देखो, आप दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो होता है बल्कि स्थूल खाद, एक होता है सांद्रित खाद, कंसंट्रेट खाद। इसका एक ही सीधा सा शब्द बता देता हूं आपको मैं, बल्कि स्थूल खाद, ज्यादा मात्रा में डाले जाने वाली खादें। इस ज्यादा मात्रा में डाली जाती है, पोषक तत्व कम मिलते हैं। गोबर की खाद, गोबर की खाद को या तो कोई बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में, ऊंट गाड़ी में, लड्डे में लाना पड़ता है, जबकि उर्वरक का एक कट्टा साइकिल पे रख के भी लाया जा सकता है या कंधे पे रख के भी लाया जा सकता है। तो उर्वरक तो क्या होती है? सांद्रित होते हैं। क्या होते हैं? सांद्रित होते हैं, जिनमें कम मात्रा में ही ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहां लेकिन हम सांद्रित खादों की बात कर रहे हैं, उर्वरक की बात नहीं कर रहे, वो मैं दूसरी बात हो गई। यहां पर खादों की बात कर रहे हैं तो कम
कार्बनिक पदार्थों में ज्यादा पोषक तत्व जिनमें पाए जाते हैं वो कहलाते हैं सांद्रित। जैसे सांद्रित में क्या क्या है देखो आप, सांद्रित में है खलियां, खुर, शुष्क रक्त, मांस, मछली, इस प्रकार के जो खाद्य हैं ये कंसंट्रेट में आती है। जबकि जो ज्यादा मात्रा में डाली जाती है जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, सने की और ढेंचे की बनती है, कंपोस्ट खाद है, इसको अब चर्चा करेंगे अपन, इनमें क्या क्या अंतर होता है इन खादों की बात करेंगे है। इस प्रकार की जो खाद्य होती है, मेली की खाद, प्रेस मड जो गन्ने की फैक्ट्री का उत्पाद होता है, या गंदे नाले की खाद जो शहरों में बनती है, सीवेज की खाद जो शहरों की जो सीवरेज लाइन से बनती है, ये कहती है स्थूल खाद। ज्यादा मात्रा में कम पोषक तत्व, ये कम मात्रा में ज्यादा पोषक तत्व, यही इन दोनों का अंतर है। और इनमें क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन सी स्थूल खाद है या कौन सी सांद्रित खाद है, तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे कंसंट्रेट वालों के और इस जो है स्थूल खादों के। अब इसके बाद चर्चा करेंगे हम, खादों की बात कर रहे हैं हम, सारी खादें जीवांश खादें होती है। क्या होती है देखो, या जीवांश से क्या तात्पर्य है, सुने ध्यान से, जीवांश, इधर जीवांश और जीव, ध्यान से सुने, एक तो जीवांश है और एक जीव है। जीवों के अंश है ये, अंश, जीव नहीं है ये जीव नहीं है, ये अंश है, ये निर्जीव है, निर्जीव अवस्था में है। गोबर है, निर्जीव है। आपकी सने की फसल को हमने, निर्जीव हो गई। आपकी फसल अवशेषों को हमने गड्ढे में भरा, निर्जीव पदार्थ है। वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ नहीं डालते हैं, केंचुए का मल डालते हैं खाद में, क्या है वो क्या है, निर्जीव पदार्थ है। तो जीवों के अंश, ध्यान सुने, एक होता है जीव को डालना, और ये होता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक जीवित अवस्था में डाले जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, ये सारे तो काय में आते हैं, जैव उर्वरकों में आते हैं। और जीवांश में क्या आते हैं भैया, गोबर की खाद, क्या आते हैं, गोबर खाद, क्या आते हैं, कंपोस्ट खाद, क्या आते हैं, वर्मी कंपोस्ट, क्या आते हैं, हरी खाद, ये सारी जीवों के अंश है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जीवांश कभी भी जैव उर्वरक जीवांश नहीं हो सकता और जीवांश कभी भी जैव उर्वरक नहीं हो सकता। ये दोनों में अंतर है, दोनों ही ऑर्गेनिक है पर दोनों में अंतर है। हम जीवांश की बातें करेंगे बाद में, हम बायो फर्टिलाइजर की बाद में बात करेंगे। तो जीवांश में सारी खादें आ गई, गोबर की खाद भी आ गई, हरी खाद भी आ गई, कंपोस्ट खाद भी आ गई, वर्मी कंपोस्ट खाद भी आ गई है, इसके बाद खलियां भी आ गई, और ये मांस मछली के चूरे वूरे सब, सीम के चूरे, पशुओं के चूरे सब, मुर्गी की बीट सब काय में आ गई, जीवांश खादों में आ गई। ये सारे के सारे कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ सारे के सारे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इसके बाद हम बात करेंगे जैव उर्वरक की। जैव उर्वरक क्या होते हैं, ऐसे उर्वरक जो जीवित अवस्था में ही खेत में अप्लाई किए जाते हैं, फसलों को डाले जाते हैं, और वो राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, नीरज सेवाल है, इनका प्रयोग करेंगे, ये कहलाएंगे जैव उर्वरक। और ये जीवित अवस्था में उपलब्ध रहकर ही पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। ये सबसे प्रमुख बात है भैया, जीवित अवस्था में रहकर। तो जीवांश में और जैविक में अंतर आपके खुद क्लियर हो, समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद उर्वरकों की बात करेंगे, ये सारे रासायनिक होते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं, अकार्बनिक होते हैं, केवल एक ये जो है ये उसका उदाहरण है यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड, इसका अपवाद है, बाकी सारे अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जैविक खेती, एक टर्म है बहुत प्रचलित है आजकल भैया, इसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा जरूर करेंगे हम। जैविक खेती का मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक ऑर्गेनिक थोड़ा सा अंतर तो है पर इसको समझना पड़ेगा। जैविक खेती वो खेती है जिस खेती के पूरे बुआई से लेकर कटाई तक
किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करके खेती करना, किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए खेती करना, उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, कीटनाशी का प्रयोग नहीं करेंगे, आपका रासायनिक पदार्थ खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार का भी फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करेंगे, बीजोपचार भी रसायनों से नहीं करेंगे, हम गोमूत्र से उपचार कर देंगे, बीजों का गोमूत्र का छिड़काव कर देंगे, हम किसी प्रकार के फसलों के जो एक्सट्रैक्ट निकालकर उनका छिड़काव कर देंगे कीड़ों बीमारी में, परंतु रासायनिक पदार्थों का छिड़काव नहीं करते हुए खेती करना जैविक खेती होती है। आजकल इसका बहुत प्रचलन बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि आजकल विभिन्न प्रकार के कीटनाशी और उर्वरकों के प्रयोग के कारण जो हम सब्जियां, हम फल, हम अनाज जो खा रहे हैं, उनसे कई प्रकार के रसायन हमारे शरीर में आ रहे हैं, शरीर में डिपॉजिट हो रहे हैं और कई प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही है। इन सब से बचने के लिए जैविक खेती का कंसेप्ट आया है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। और इस खेती को करने के लिए राजस्थान में इस खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में एक एजेंसी है, उसका नाम आपसे कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, और उसका नाम देखो, ध्यान से सुनो, रसोपका। क्या नाम है? रसोपका, RSSOPCA, रसोपका। और इसका नाम, पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी। सर्टिफिकेशन एजेंसी है, इसको रटना ही पड़ेगा और कुछ आ रहा नहीं है इसका। रसोपका एक संस्था है जो जैविक खेती के लिए किसानों का पंजीकरण करती है और किसानों से जैविक खेती करवाती है, और जब किसानों का जैविक उत्पाद आता है तो उसको अच्छे भाव में बाजार में बिकवाती भी है रसोपका। इसमें कोई भी किसान भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बातें। और अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है आपके, इस बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। ध्यान से कान खोलकर, कॉपी पेन खोलकर इसको आज अगर आप समझ लेंगे तो ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो गई। भैया ध्यान रखना, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हमको क्या है कि ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, गोबर की खाद, शहरी की और नेडफ सब मिक्स हो रखे हैं। हम सबको मानते हैं, हाँ यह खादे ही, परंतु क्लियर कट हमको आज भी इनमें अंतर कईयों में नहीं है। ये पूरा क्लासिफाई करके हमको इसका अंतर को समझना है भैया। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, देखो, सबसे पहले तो गोबर की खाद। गोबर की खाद का मतलब होता है, गोबर की खाद का सीधा सा मतलब है गोबर, यानी केवल और केवल पशु के अवशेषों से बनी खाद। किसी प्रकार के फसल अवशेषों का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। केवल क्या प्रयोग करते हैं इसमें? 3 चीज प्रयोग करेंगे भैया, गोबर, पशु का मूत्र और भैया पशुशाला की बिछावन। जो पशु के नीचे बिछाते हैं ना, घास फूस चारा वारा बिछा देते हैं, उनको सारे को समेटो, गोबर को समेटो, और कहीं मूत्र वूत्र का इकट्ठा हो रखा नाली वाली में, उसको समेटो और उसको गड्ढे में भरो, सड़ाओ। आपका 120 दिन में सड़ेगी। उस सड़ने के बाद कच्ची गोबर की खाद कभी नहीं डालते हैं। कच्ची गोबर की खाद यानी आज गोबर इकट्ठा किया, खेत में डाल दिया ना, तो जो है मुश्किल हो जाएगी, दीमक इतनी आ जाएगी, कंट्रोल नहीं होगी। कंट्रोल दीमक को बुलाती है, ध्यान रखना। गोबर तो सड़ा कर, गोबर को किस लेंगे भैया? केवल और केवल गोबर, मूत्र और बिछावन। किसी प्रकार की सब्जियां नहीं, किसी प्रकार के फसल अवशेष नहीं, इसको कहते हैं गोबर की खाद। और इसको भैया अंग्रेजी में बोलते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। ध्यान से सुन लें, फार्म यार्ड मैन्योर। इसकी विस्तृत जानकारी अपन डिटेल क्लास में पढ़ेंगे, अभी केवल अंतर समझ रहे हैं हम इसका। दूसरी चीज है कंपोस्ट खाद। ध्यान से सुन लें आप, कंपोस्ट का मतलब की मीनिंग जो होता है, कंपोस्ट, इसका मतलब होता है सड़ाना है या गलाना है। यह एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। जैविक रासायनिक अभिक्रिया है। जैविक कैसे? इसमें जीव काम करते हैं और वो सड़ाने का काम करते हैं, रासायनिक परिवर्तन आता है, तो जैविक रासायनिक प्रक्रिया है कंपोस्ट खाद। अब कंपोस्ट खाद में केवल और केवल वनस्पति अवशेषों को लेते हैं, ध्यान रख लें आप।
केवल और केवल वनस्पतियों को। किसको लेंगे? वनस्पति अवशेषों को लेंगे। क्या लेंगे? वनस्पति अवशेषों को लेंगे। ध्यान रखें आप, उसमें तो केवल गोबर को खाद को लिया था, और यहां केवल क्या लेंगे? वनस्पति अवशेषों को लेंगे। थोड़ा बहुत सड़ाने के लिए गोबर वोबर का छांटा वाटा लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत एक आध बाल्टी मूत्र उत्र की डाल सकते हैं सड़ाने के लिए, बस। बाकी क्या लेंगे भैया? केवल और केवल वनस्पति अवशेष। और वनस्पति अवशेषों में अगर शहर की फल सब्जियां, सड़ी गली सब्जियां लेकर बनाई है तो शहरी कंपोस्ट हो गया। और अगर गांव में, खेत में फसलों के अवशेष लेके बनाई है तो वो कंपोस्ट होगा। ये नेटिव तो एक विधि है, एक विधि है। एक ऊपर जमीन के ऊपर उठा हुआ टैंक, नेटिव बोलते हैं उसको, ईंटों का ढांचा बनाकर अगर बनाएंगे तो नेटिव हो जाएगा। और इसकी विस्तृत जानकारी हम डिटेल क्लास में बताएंगे। तो इसमें फसल अवशेषों को लेकर सड़ाया जाता है, भरकर गड्ढे में भरकर 3-4 महीने में सड़कर तैयार होती है। 3 से 4 महीने में सड़कर तैयार होती है। शहरी कंपोस्ट थोड़ी जल्दी सड़ तैयार हो जाती है। इसमें नमी पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, इसको बार बार पलटाई करके सड़ाना पड़ता है, बस। बाकी लेते क्या है भैया? वनस्पतियों के अवशेषों को कंपोस्ट में। गोबर खाद में केवल गोबर मूत्र पशु की बिछावन, इसमें वनस्पतियों के अवशेषों को। तीसरा है वर्मी कंपोस्ट। ध्यान से सुन ले भैया, वर्मी कंपोस्ट में गोबर भी लेंगे और वनस्पति के अवशेष भी लेंगे, फसलों के अवशेष भी लेंगे, खेतों के अवशेषों को भी लेंगे। जो भी झाड़, आपके झाड़ क्या, फसलों के अवशेष, पत्ते, आपकी घास से उग रही है ना, सबको गोबर के साथ गड्ढे में भरेंगे। गड्ढे उनके अलग प्रकार की होती है। वर्मी कंपोस्ट क्योंकि इसमें केंचुए काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? केंचुए। जानते हो ना केंचुए, किसान का मित्र है भैया केंचुआ। तो इसमें जो ज्यादा गहरी नालियां नहीं होती है, कम गहरी नालियां होती है, और उनमें गोबर खो और फसल अवशेषों को भर देते हैं और उसमें केंचुए जोड़ देते हैं। 3-1 महीने में वो केंचुए क्या करते हैं? सारे कार्बनिक पदार्थों को खाते रहते हैं दिन रात, खाते रहते हैं दिन रात। रात में ज्यादा काम करते हैं ये, खाके और अपनी जो अवशेष, अपना मल निकालते हैं। कास्टिंग, जो मल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग बोलते हैं। कास्टिंग बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? कास्टिंग निकालते रहते हैं। और करीब 3 महीने बाद पूरा कार्बनिक पदार्थ केंचुए खा जाते हैं। केवल क्या बचता है वहां पर? केंचुओं की मल बचती है, और उसको बोलते हैं कास्टिंग। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। अब वहां पर केंचुए का खाने का काम, कार्यक्रम पूरा। अब केंचुए जो है नीचे जाकर बैठ जाते हैं जमीन में, पूरा खा लेते हैं ऊपर से, तो और नीचे जाकर बैठ जाते हैं पूरी उस खाद के नीचे। तो ऊपर ऊपर की पूरी वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और केंचुए को रहने देते हैं। केंचुए खेत में नहीं जाने चाहिए, वरना नुकसान करते हैं खेत में जाकर। केंचुए नीचे पड़े रहते हैं सारे सारे। उन केंचुओं को हम उठाकर और अगली उसमें नालियों में डाल देंगे। अगली बार खाद बनाने के लिए काम में जाएंगे वो, और उनकी मात्रा बढ़ जाती है। वो जनन भी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं इस दौरान। तो जितनी डाली थी ना केंचुए, उससे कई गुना ज्यादा केंचुए भी बढ़ गए और आपकी वर्मी कंपोस्ट भी बन गई। केंचुए बाजार में बिक जाते हैं, तो डबल इनकम हो गई। तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है गोबर से और फसल अवशेषों से। यह हो गया भैया वर्मी कंपोस्ट। गोबर की खाद समझी हमने, कंपोस्ट समझा हमने, वर्मी कंपोस्ट समझा हमने। अब तीसरी है हरी खाद। हरी खाद में एक वर्ड काम आता है भैया, इन सीटू। ये वर्ड अंग्रेजी में पूछा जाता कई बार, इन सीटू। और इन सीटू का पता क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है वहां का वहीं, जहां का तहां, उसी जगह पर। क्या मतलब उस जगह, मतलब क्या है? इसमें क्या होता है जी? इसमें क्या होता है? ढेंचा सनई की फसल को उगाते हैं। उगाकर करीब वो जब 45-50 दिन की पुष्पीकरण अवस्था पर आ जाती है, उस समय उसी खेत में जुताई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जुताई कर देते हैं, उसी खेत में मिला देते हैं। और जुताई करके मिला दिया उसके अंदर, उसी खेत में, वो हरी खाद हो गई। ध्यान रखें आप, उसी खेत में उसी जगह डालेंगे तो ही हरी खाद कहलाएगी। अगर उस फसल को काट कर दूसरे खेत में ले गए तो फिर वो हरी खाद नहीं कहलाएगी, उसका नाम हरी पत्ती खाद हो जाएगा भैया। इसको तो ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। और अगर एक जगह से दूसरी जगह काट कर ले गए आप तो उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे भैया? उसको कहेंगे
ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग कहेंगे। हरी पत्ती खाद हो गई, हरी पत्ती खाद हो जाएगी वो। इसलिए इन सीटू शब्द यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सीटू, जहां का तहां, ये भैया हरी खाद हो गई आपकी। ठीक है, अब ये चारों पांचों खादों में अंतर आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद बचता है आपकी खलियां। और खलियां कौन सी काम में लेते हैं भैया? वो खलियां, खलियों का मतलब क्या होता है? तिलहनी बीजों से तेल निकालने के बाद जो खड़ बचती है, खलियां, खड़, ऑयल केक बोलते हैं, वो खलियां हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो पशु खा सकते हैं, एक पशु नहीं खा सकते। जो पशु खा सकते हैं उनको खाद के रूप में काम में नहीं लेते हैं, वो तो पशुओं के काम आएगी भैया। जो खलियां पशु नहीं खाते हैं उनको खाद के काम में लिया जाता है। नीम की खली नहीं खाता पशु, नीम की खली पशु नहीं खाता है। अरंडी की फल नहीं खाता है, नीम की नहीं खाता है, कुसुम की नहीं खाता है, महुआ करंज की नहीं खाता है। और ये खड़ियां काम में लेंगे खाद के रूप में। ये भी भैया जो क्या हो गई, जीवांश खाद है, जीवों का अंश है। ये क्या है? जीवांश खाद है। अब बचता है भैया जैव उर्वरक। क्या बचता है? जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। ये भैया बायो फर्टिलाइजर है, ध्यान से सुन लें। बायो फर्टिलाइजर का क्या होता है? इनको जीवित अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है और जीवित अवस्था में रहकर पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराता है? राइजोबियम नाइट्रेट उपलब्ध कराता है। नाइट्रोजन, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। ये क्या है? ये एक जीवाणु है भैया। क्या है? ये एक जीवाणु है। जीवाणु भी कौन सा? सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी, अकेला नहीं रहता ये सिम्बायोसिस, ये सहजीवी रहता है। किसके साथ रहता है ये रहता है दलहनी की जड़ों में। दलहनी की जड़ों में अपना घर बनाकर राइजोबियम अपनी गांठें बनाकर, कौन से रंग की? गुलाबी रंग की गांठें बनाता है, गुलाबी ग्रंथियां बनाता है भैया, नोड्यूल बनाता है, नोडुलेशन, लेग्यूम बनाता है। लेग्यूम बोलते हैं उनको, जड़ों की ग्रंथियों को लेग्यूम कहते हैं। गुलाबी रंग की होती है, दलहनी फसलों की जड़ों में होती है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। इसके बाद दूसरा है एजिटोबैक्टर। अब सुन लो मेरी बात, ये तो था सहजीवी। क्या था? सहजीवी, जो केवल दलहनी फसलों में प्रयोग होगा। ये है स्वतंत्र जीवी। क्या है ये? मुक्त जीवी। मुक्त कह दो, स्वतंत्र कह दो, फ्री लिविंग कह दो, कुछ भी कह दो। अकेला रहता है, मिट्टी में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हो उसको, तो किसी भी फसल में डालो, इसमें तो कोई फसल का बाउंडेशन ही नहीं है। दलहनी में डालो चाहे गैर दलहनी में डालो, किसी में डालो, क्योंकि ये तो मिट्टी में रहेगा, खेत में रहेगा और वातावरण के नाइट्रोजन को मिट्टी में ही नाइट्रेट में बदलेगा। राइट, कौन सा हो गया? एजेटोबैक्टर भैया। ये हो गए दो बैक्टीरिया। अब बचा भैया एक पीएसबी। और भी आएंगे इसमें, और भी है, उनकी बात करेंगे अपन जब डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। पीएसबी, फास्फोरस। इसका देखो अंग्रेजी में पीएसबी ऐसे लिखते हैं। और ये क्या करता है? फास्फोरस। सोलुबिलाइजिंग, सोलुबिलाइजिंग यानी विलायक, फास्फोरस को विलायक करने वाले जीवाणु, फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणु। फास्फोरस को क्या होता है? मिट्टी में बहुत सारी फास्फोरस उपलब्ध नहीं होती है पौधों को और मिट्टी में पड़ी रहती है। उस फास्फोरस को ये जीवाणु, कौन सा? पीएसबी समूह में कई जीवाणु आते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट जीवाणु सूडोमोनास, वो ये काम करता है। सूडोमोनास है उसका नाम। और वो क्या करता है? मिट्टी में पड़ी हुई अनुपलब्ध फास्फोरस को घोलकर और उपलब्ध अवस्था में बदल देता है, तो पौधों को उपलब्ध हो जाती है। आराम हो गया, न कुछ डालना पड़ा। और मिट्टी में अनुपलब्ध पड़ी हुई थी फास्फोरस, वो पौधों को मिल गई। किसने उपलब्ध कराई? जीवाणु ने। लाभदायक जीवाणु हो गए। कैसे हो गए? लाभदायक जीवाणु हो गए। तो ये जैविक खाद्य। और ये प्रयोग कैसे करते हैं? ये कल्चर के रूप में आते, पैकेट आते, वो पैकेटों को लाते और उनको बीज उपचार करने का तरीका होता है, गुड़ का घोल बनाकर ठंडा करके उसमें कल्चर को डालकर और बीजों के चारों तरफ उसको लपेट देते हैं। और शाम के टाइम करते हैं ये काम, शाम को थोड़ा सा छाया में सुखा देते हैं और सुबह उठते ही बो दो आप, तो राइजोबियम जीवाणु खेत में पहुंच जाएगा, फिर जड़ों में जाकर अपनी वृद्धि करेगा और वृद्धि करके पोषक तत्व उपलब्ध कराना चालू। तो ये है आज की खादों के बारे में जानकारी भैया। अगली क्लास में अपन
इसकी डिटेल लेंगे या फिर उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास खत्म, धन्यवाद।